This is crazy, man. ये जो वीडियो देख रहे हो ना आप, इस वीडियो के अंदर ये जो लोग हैं ये अभी शिकार करने जा रहे हैं और इनके शिकार के मेन्यू में सब कुछ हो सकता है, चाहे वो बंदर हो या जिराफ हो या ज़ीब्रास हो या वाइल्ड डॉग्स हो, सब कुछ। एंड दैट्स बिकॉज ये है हदजाबे। हदजाबे ट्राइब जो है वो तंजानिया में छोटी सी एक जगह में स्थित है और ये अफ्रीका का एक लौता ट्राइब है जो आज भी हंटिंग और गैदरिंग के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनको हम नोमैडिक या खानाबदोश भी कहते हैं और इनका काम ही ये है कि वो जिस तरह सीजन्स के हिसाब से एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरह उन्हीं एनिमल्स का पीछा करते हुए ये लोग उनको पकड़ने के लिए जाते हैं। उसी तरह लेट मी गिव यू अनदर वीडियो। अब ये है एक शहर जो आज के किसी भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर हो सकता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। और अब इन दोनों वीडियोस को अगर मैं कंपेयर करूं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द हदजाबे ट्राइब एंड द सेकंड वीडियो ऑफ अ सिटी, किसी भी शहर की इस वीडियो को, और मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से इन दोनों में से ज्यादा डेवलप्ड कौन है? अब इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ईजी है। आप बोलोगे सर ये ज्यादा डेवलप्ड है, दीज मॉडर्न पीपल आर वे मोर डेवलप्ड बिकॉज दीज मॉडर्न पीपल हैव मच बेटर टेक्नोलॉजी। एंड आई थिंक उसी टेक्नोलॉजी के ही किसी डेरिवेटिव को आप मुझे दर्शाते हुए बोलोगे कि दिस इज व्हाई इट इज मोर डेवलप्ड। बट नाउ इफ आई आस्क यू व्हिच ऑफ दीज टू कम्युनिटीज इज मोर सिविलाइज्ड, इन दोनों कम्युनिटीज में से कौन सा ज्यादा सभ्य है, तब आप क्या आंसर दोगे? इस टाइम पीरियड में क्या आप चूज करोगे वो जो मॉडर्न सोसाइटी है जिसके अंदर इतना सारा क्राइम होता है, पॉवर्टी होती है, होमलेसनेस होती है, वो, या ये सेल्फ सफिशिएंट ट्राइबल कम्युनिटी जो अपना जीवन एक कंप्लीट सस्टेनेबल तरीके से फॉरेस्ट के अंदर व्यतीत कर रहे हैं? सी दिस इज वेयर द क्वेश्चन गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, राइट? कि ज्यादा सिविलाइज्ड कौन है? अब यही क्वेश्चन 100% और डिफिकल्ट बन जाता है जब मैं इस क्वेश्चन को आज से 4500 साल पहले की एक सभ्यता को जांचने के लिए करता हूं। क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ना, like I said in the previous video, this is the first time हम हड़प्पन सभ्यता वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सभ्यता वर्ड के अंदर बहुत सारा वेट छुपा है। And that is exactly what we are going to talk about today. ना ये जो ट्रांजिशन है ना, एक संस्कृति या कल्चर या एक कम्युनिटी का एक सिविलाइजेशन की तरफ, इस ट्रांजिशन को बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स ने, बहुत सारे डिफरेंट रिसर्चर्स ने बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर देखने की कोशिश करी। किसी ने बोला कि जरूर हमको शहरीकरण मिलना चाहिए एक सभ्यता के अंदर, तभी हम उसको सभ्यता बोलेंगे। किसी ने कहा कि नहीं, एक राइटिंग सिस्टम और ज्यादा जरूरी है। उसी तरह किसी ने बोला कि अगर एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होगी तब मैं जाके उसको शहर बता सकता हूँ। और इन्हीं सारी चीजों का कंपाइलेशन अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो मैं पाता हूँ कि कुछ कॉमन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उस टाइम पीरियड के हर सभ्यता के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। और ये कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या थे? द वेरी फर्स्ट कॉमन एलिमेंट वाज एग्रीकल्चरल सरप्लस। हमारी जो उपज हो रही है खेती के थ्रू, उसका जो परिमाण है वो मेरी जरूरत से ज्यादा हो। अब इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी और इसका ताल्लुक मेरे हड़प्पन सिविलाइजेशन से इतना ज्यादा क्यों है? वेल, लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो। हमने जो हिस्ट्री की एकदम स्टार्टिंग की जो हमारी सबसे पहली वीडियो थी उसी में हमने बात करी थी रिसोर्सेज की, कि हमारे लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज इज एवरीथिंग, चाहे वो हमारी आज से 10,000 साल पहले की कल्चर्स हों और कम्युनिटीज हों जिनको
खाना चाहिए था सर्वाइवल के लिए, चाहे वो आज की कम्युनिटीज हो जिनको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज चाहिए, आपको हैवी एलिमेंट्स चाहिए, आपको सेमीकंडक्टर्स चाहिए, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट रिसोर्सेज, राइट? सो उसी तरह इस टाइम पीरियड में जो मेरा सबसे बड़ा रिसोर्स था वो था खाना. सो नाउ इमेजिन दिस, आपने नियोलिथिक टाइम और चालकोलिथिक टाइम में खाना उगाना सीखा, आपने एग्रीकल्चर को पाया. अब आप एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ा रहे हो. कैसे बढ़ा रहे हो? यू आर गेटिंग बेटर टूल्स. सबसे पहली बात तो है कि अगर आपको उपज करनी थी तो आपको उस लैंड को खोदना था, उस लैंड के अंदर फ्रेश मिट्टी को लाना था नीचे से, जिससे वो लैंड ऊपर वो सॉइल ऊपर से फर्टाइल हो जाए. उसके लिए आपको खोदने की जरूरत थी और खोदने के लिए आपको टूल्स की जरूरत थी. तो आपने टूल्स का इस्तेमाल किया, आपने रॉक टूल्स का इस्तेमाल किया और उस तरह खोदा और आपने फार्मिंग शुरू की. अब जब फार्मिंग हो रही है, एक निर्धारित अमाउंट ऑफ फूड मेरे पास आ रहा है, इससे क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि अब आपको अपने खाने की चिंता नहीं है, आप एक ही जगह पे स्थित होके अपना खाना उगा पा रहे हैं. तो आप क्या करोगे? इस खाने को बचाने के लिए और इस खाने को बनाने के लिए और इस खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वहीं सेटल हो जाओगे. अब जैसे जैसे यहाँ सेटल होने लगोगे और आपका जो रिसोर्स है आपको ज्यादा मिलने लगेगा, आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी. अब जैसे जैसे मेरी पॉपुलेशन बढ़ेगी, मुझे और ज्यादा लैंड मुझे चाहिए होगा अपनी फार्मिंग के लिए. और उस टाइम पीरियड पे जंगल ही जंगल होते थे यहाँ पे. हमने बात करी थी कि मेहरगढ़ के वीडियो में, इनफैक्ट हमने भीमबेटका के वीडियो में भी बात करी थी कि किस तरह इस टाइम पीरियड में जो मेरा क्लाइमेटिक कंडीशंस थे वो आज के क्लाइमेटिक कंडीशन से बहुत डिफरेंट थे. इनफैक्ट दैट अपर एरिया, द अपर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया वेयर यू हैव राजस्थान, बैक देन वहां पे बढ़िया बारिश होती थी. तो बारिश प्लस इस इंडस रिवर के आसपास का जो एरिया है वो काफी फर्टाइल था. तो इसकी वजह से लोग अच्छे से अपना एग्रीकल्चर बढ़ा पा रहे थे. बट बिकॉज इट वॉज अ फर्टाइल एंड रेनी एरिया, वहां पे फॉरेस्ट होते थे. अब इस फॉरेस्ट को क्लियर करने की जरूरत पड़ी और इस फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए आपने उन्हीं चालकोलिथिक के कॉपर टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया. आपने फॉरेस्ट को क्लियर किया और ज्यादा लैंड मेरे एग्रीकल्चर के अंडर आया. जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मेरा और ज्यादा बढ़ने लगा, आपकी पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ने लगी. अब यहाँ पे एक और चीज जो होती है कि आपका पर एकड़ या पर स्क्वायर किलोमीटर जो आपका प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है. क्यों? बिकॉज अब आप बेटर इरिगेशन दे रहे हो बाय ड्रॉइंग ऑफ कनाल्स. आप नहरें निकाल रहे हो इस इंडस वैली, हमारी इंडस रिवर्स के और इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी से आप बड़ी बड़ी नहरें निकाल रहे हो, उससे बहुत बड़ी एरिया की सिंचाई हो रही है. और इस सिंचाई के चलते जो पहले उपज होती थी उसी एरिया से आज की जो उपज है वो और ज्यादा हो रही है. अब जब उपज ज्यादा होने लगेगी, आप देखोगे कि आपको कम लेबर की जरूरत पड़ रही है, राइट? बिकॉज अब प्रोडक्शन उस लेवल में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. तो अगर मुझे पहले एक लैंड के ऊपर से सिर्फ 10 किलो चावल मिलता था और अब उसकी जगह मुझे अगर 40 किलो चावल मिल रहा है, दैट मीन्स द अदर 30 kg इज सरप्लस फॉर मी. तो मेरे लिए इस 30 kg का सरप्लस होने का मतलब क्या है? कि ये जो एक्स्ट्रा खाना है वो मैं कहीं बेच सकता हूं और उसी तरह किसी को वो 30 एक्स्ट्रा kgs उगाने की खुद से जरूरत नहीं है, वो कोई और काम कर सकते हैं. Now that is where the things become much more interesting. जिन लोगों को अब फार्मिंग करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ टूल मेकिंग का काम कर रहे हैं या फिर वो किसी ना किसी स्पेशलाइजेशन का काम कर रहे हैं. देखो, चालकोलिथिक पीरियड में ही हमने बात करी थी कि पॉटरी बहुत अच्छे से इवॉल्व होने लगी थी, लोग कपड़े पहन रहे थे, सिलाई हो रही थी, वीविंग हो रही थी. तो ये जो लोग ये सारा काम कर रहे हैं, अब वो उसी काम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे बिकॉज उनको एक स्थायी रूप से खाना दिया जा रहा है. वो अपना जो क्लोथ प्रोड्यूसिंग है, जो कपड़े बना रहा है, वो जाके अपने कपड़े के एक्सचेंज में खाना ला सकता था बार्टर सिस्टम के हिसाब से. उसी तरह अगर कोई टूल्स बना रहा है उसको एक्सचेंज करके वो ला सकता था. इनफैक्ट इस टाइम पीरियड में लोग डाई बेचते थे, खिलौने बेचते थे. ऑल ऑफ दीज थिंग्स यूज्ड टू हैपन एंड वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे कोई एक इंसान है जो अपनी जरूरत से ज्यादा खाना उगा रहा है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एग्रीकल्चर सरप्लस इज. अब जैसे जैसे मेरा एग्रीकल्चर सरप्लस बढ़ेगा, मेरे और ज्यादा लोग फ्री होते रहेंगे टू डू अदर स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क. और इसीलिए एग्रीकल्चर के थ्रू मेरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लेबर होने वाला है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोफेशन होने वाला है, राइट? सो दैट इज व्हाई एग्रीकल्चर सरप्लस बिकम्स दैट की पॉइंट
जहां से मेरी सभ्यता का सबसे पहला स्टेप शुरू होता है। अब जैसे मैंने बोला कि एग्रीकल्चर सरप्लस वाज माय कंडीशन नंबर 1, इसी के थ्रू जो दूसरा कंडीशन आ रहा था वो था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बिकॉज जैसे ही मैंने कहा कि मेरा जो एग्रीकल्चर लेवल है वो बढ़ गया है, जो लोग, बहुत सारे लोगों को अब एग्रीकल्चर करने की जरूरत नहीं है। अब वो लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एक स्टोन टूल मेकर की फैमिली है जो सिर्फ स्टोन टूल्स ही बनाती है। हमने देखा था किस तरह इससे पहले चालकोलिथिक पीरियड के अंदर कि बहुत सारे हमको ऐसे चालकोलिथिक सेटलमेंट्स मिले हैं जिसके अंदर हमको वर्कशॉप्स मिले हैं जहां पे लोग प्रॉपरली चीजों को बनाते थे बेचने के लिए। तो उसी तरह इस टाइम पीरियड पे मान लीजिए जब एग्रीकल्चर सरप्लस बढ़ चुका है, तो ये जो फैमिलीज थी जो इतने दिनों से, इतने सालों से अपनी टेक्नोलॉजीज को, अपनी टूल्स को बना रही थी बेचने के लिए, अब धीरे धीरे जैसे जनरेशन टू जनरेशन ये लोग जाते रहेंगे, ये कारीगरी बनते जाएंगे, है कि नहीं। जो फादर है वो अपने अगले जनरेशन को सिखाएगा कि किस तरह कारीगरी करनी चाहिए, किस तरह टूल्स बनाने चाहिए, एंड दैट जनरेशन विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी थी हमारी पहले स्टोन टूल्स की या मेटलर्जी की या किसी भी चीज की, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंप्रूव होती रहेगी। एंड ये सब इसीलिए पॉसिबल हो रहा है अगेन बिकॉज वो एग्रीकल्चर सरप्लस मुझे मजबूर नहीं कर रहा है जाके खेती करने के लिए। एंड दैट इज व्हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विल स्टार्ट हैपनिंग। अब इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज आने वाली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो ये है कि जो मेटलर्जी की बात करी थी ना हमने, जहां पे मेटलर्जी का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा था और किस तरह कॉपर टूल्स बनाए जा रहे थे, अब यहाँ पे लोग और एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे मेटलर्जी के साथ। एंड एट सम पॉइंट किसी के दिमाग में आएगा कि ये जो मेरी भट्टी में कॉपर उग रहा है, कॉपर जल रहा है, उसके अंदर मैं अगर ये टिन मिला दूं तो क्या हो सकता है। अब ऑल ऑफ दिस वाज ट्रायल एंड एरर। उन्होंने बहुत सारी चीजों के साथ मिक्स करके देखा होगा, बट एट सम पॉइंट they stumbled upon bronze। एंड इसी वजह से हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मुझे ब्रॉन्ज टूल मिले हैं वो ये दर्शाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ब्रॉन्ज एज में एंटर कर चुके थे। एंड दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ये ट्राई करना कि मैं डिफरेंट चीज़ों को डाल के कैसे मेटलर्जी को आगे ले जा सकता हूँ, ये तभी पॉसिबल था जब आप जनरेशन टू जनरेशन ये करते हुए आ रहे हो। So that was the very first thing. The second big thing that happens because of because of agriculture surplus is that कि अब ये जो लोग हैं ना, जो टूल्स मेकिंग का काम करते हैं, इनको खेती बाड़ी के सामने नहीं बट रॉ मटेरियल्स के एरिया में जाके सेटल होना इनके लिए और ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज खाना तो इनको मिल ही रहा है। तो अब इनके लिए रॉ मटेरियल एरिया जैसे खेतरी माइंस में अगर कॉपर चाहिए इनको, तो वहां पे रहना, या फिर जो रूट है, जिस रूट के थ्रू लोग आते जाते थे, उस रूट के ऊपर अपने शॉप्स को लगाना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे खरीदारी कर सके इंस्टेड ऑफ बीइंग इनसाइड द विलेज। तो अब ये अपने आप को शिफ्ट करने लगेंगे टू अ प्लेस वेयर इनकी टेक्नोलॉजीज का सबसे ज्यादा उपयोग हो सके, राइट। सो यू सी किस तरह ये सिविलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से फैलना शुरू हो रहा है ना। फैलते फैलते द थर्ड थिंग दैट वी गेट which is very very important to a civilization is urbanization और शहरीकरण। अब ये जो दो चीजें थी मेरी, एग्रीकल्चर सरप्लस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये दोनों मिला के मुझे क्या दे रही है पता है, वो एक स्थित जगह दे रही है जहां पे बहुत सारे लोग एक जगह आके अपना काम कर रहे हैं, जहां पे इन लोगों को, किसी को भी इनमें से किसी भी इंसान को खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं है। which basically means मेरा एक एरिया है जो सिर्फ खेती कर रहा है, वो एक नॉन खेती एरिया को सपोर्ट कर रहा है। दैट इज अ रूरल एरिया इज सपोर्टिंग एन अर्बन एरिया। ये जो अर्बन या अर्बनाइजेशन वर्ड है वो अर्ब वर्ड से आता है जिसका मतलब ही है सिटी। और ये सिटी तब फॉर्म हो रही है जब इन लोगों को अगेन खाने की चिंता नहीं है। अब ये लोग कौन है? ये छोटे छोटे कलेक्टिव लोग होंगे जिसमें से कोई स्टोन टूल्स बनाता होगा, कोई कपड़े बनाता होगा, कोई डाइज बनाता होगा, कोई टॉयज बनाता होगा, कोई बैंगल्स बनाता होगा। और ये सारे लोग मिलके एक जगह पे क्यों बैठ रहे हैं? बिकॉज मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए और खरीदारी करें। सो हैविंग अ मार्केट व्हिच हैज एवरीथिंग विल कॉल मोर पीपल, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई अर्बनाइजेशन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस।
अब इस अर्बनाइजेशन में एक तो ऑब्वियसली वाज द फैक्ट दैट दिस वाज बीइंग यूज्ड एज अ बाजार। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लोग अपनी डिफरेंट चीजें लेके आते थे बेचने के लिए। एंड द सेकंड थिंग वाज दैट एन एग्रीकल्चर एरिया वाज सपोर्टिंग दिस, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग एक्सचेंज करते थे वो सारा का सारा एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम के माध्यम से, जहां पे आप अपनी चीजें दे रहे हो फॉर द वैल्यू ऑफ फूड दैट यू विल गेट, राइट? जो भी खाना मिलेगा उसकी वैल्यू के हिसाब से आपकी अपनी चीजें आप एक्सचेंज कर रहे थे। सो अर्बनाइजेशन स्टार्ट्स हैपनिंग, अर्बन डेवलपमेंट स्टार्ट्स हैपनिंग। दैट वाज द थर्ड क्राइटेरिया। देन a lot of different archaeologists and historians like Robert Redfield, like McAdams, as well as V. Gordon Childe, उन सब ने एक चीज और बोली। उन्होंने बोला कि ये जो अर्बन सिटीज है ना, ये जरूर एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। दूर रास्ते, दूर दराज के इलाकों में ट्रेड होना इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? बिकॉज एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी ये जो एक छोटी सी विलेज कम्युनिटी है जो सारा का सारा खाना प्रोवाइड कर रही है आपकी इस अर्बन कम्युनिटी को, इन दोनों के बीच में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि ये जो मेरे टूल मेकर है, मान लीजिए एक टूल मेकर सिलबट्टा बना रहा है और वो सिलबट्टा वो प्रोवाइड कर रहा है जो जितने भी मेरे विलेज कम्युनिटी के लोग हैं उनको। आफ्टर अ पॉइंट यहाँ के सारे घरों के पास सिलबट्टे होंगे, तो अब मेरा ये टूल मेकर क्या करेगा? उसी तरह जो मेरे वीवर है, क्लोथ्स मेकर है, ज्वेलरी मेकर्स हैं, उन्होंने सबको वो सारी चीजें अगर इस छोटी सी विलेज कम्युनिटी को प्रोवाइड कर दी, अब क्या? यानी इसी अब क्या के चलते ये जो मेरा छोटा सा कम्युनिटी था ऑफ ट्रेडर्स, वो और ज्यादा वेंचर आउट करने लगते हैं, वो थोड़ा और दूर जाने लगते हैं, थोड़ी और दूर की कम्युनिटी से मिलने की कोशिश करते हैं। एंड इस टाइम पे आई वॉन्ट यू टू नो दैट चाहे वो मेहरगढ़ सभ्यता का टाइम पीरियड हो या चाहे वो उसके बाद का टाइम पीरियड हो, हर जगह पे छोटी छोटी कल्चर्स, छोटी छोटी संस्कृतियां थी। इनफैक्ट आगे आने वाली वीडियोस में जब हम बात करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो प्रीकर्सर कल्चर्स थे, व्हिच वर द कोटडीजी कल्चर, द आमरी कल्चर, द चोलिस्तान कल्चर, द जोधपुरा कल्चर, ये सारे जितने भी कल्चर्स थे, ये सारे के सारे एक बहुत बड़े एरिया में फैले हुए थे। और इसी एरिया के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू करते हैं बिकॉज उनको ट्रेड करने की जरूरत थी। एंड यहाँ पे अगेन कीप दिस वन थिंग इन माइंड, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अपनी चीजें जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आसपास की जगह से ला रहे हैं। सो हर जगह का अपना एक खुद का रॉ मटेरियल होगा और इसीलिए वो दूसरे जगह से अपने डिमांड के हिसाब से चीजों को एक्सचेंज कर पाएंगे। एंड दैट इज वेयर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बिगिंस, राइट? सो वी हैड एग्रीकल्चर सरप्लस, वी हैड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उसकी वजह से आता हुआ अर्बनिज्म, एंड देन अर्बनाइजेशन के साथ साथ वी हैड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अब इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को संभालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आपको कैसे पता है कि एक पर्टिकुलर चीज की क्या वैल्यू होगी? अगर आप पहली बार शहर के अंदर पहुंच रहे हो तो आपको सही दाम मिलेगा या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि यही एरिया है जहां पे आपको वो चीजें मिलेंगी? आपको कैसे पता चलेगा कि इन चीजों का एक्सचेंज रेट क्या है? उसी तरह ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा था ना, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट यू सी इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वाज दैट यहाँ पे जो घर बन रहे थे, जो सिटी के अंदर जो घर बन रहे थे, बड़े ही स्टैंडर्ड फॉर्म में बनते थे। इनफैक्ट आगे आने वाले वीडियोस में जब हम घरों के बारे में देखेंगे इन मोहनजोदारो, इन हड़प्पा, यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर प्लान के ही घर बनते थे, चाहे वो 2 रूम्स हो या 4 रूम्स हो, और उन सब में एक स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सारी चीजों को रेगुलेट करने वाला कौन था? एंड दैट इज वेयर कम्स आवर फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स अ कल्चर अ सिविलाइजेशन, व्हिच इज द प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी। किसी एक टाइप की अथॉरिटी जिसका काम ही ये है कि वो पूरी की पूरी ये जो पूरा का पूरा जो मेरा ये सिस्टम है ना, रूरल अर्बन का एक्सचेंज और अर्बन का अर्बन से एक्सचेंज और एक जगह का दूसरी जगह से ट्रेड एक्सचेंज, उस चीज को देखना, उस चीज को सुपरवाइज करना। और ये सेंट्रल अथॉरिटी के अवशेष मुझे हड़प्पन सिविलाइजेशन में बड़ी अच्छी वे से मिलते हैं। इट्स जस्ट दैट
द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा मिस्ट्री है अदर देन उसकी जो स्क्रिप्ट है, वो ये है कि ये जो रूलिंग क्लास है ना, इसके बारे में हमको कहीं नहीं पता चलता है। हमको वो सारे एविडेंसेस मिलते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं कि एक रूलिंग क्लास रही होगी, कि किस तरह एक अपर सिटीज का एक अपर एरिया है, सिटीज का एक लोअर एरिया है, किस तरह डिफरेंट ब्रिक साइजेस हैं, वो सारे के सारे ब्रिक साइजेस एक ही हिसाब से यूज करे जा रहे हैं, किस तरह डिफरेंट वेट्स हैं, मेजर्स हैं, बट वी डोंट रियली फाइंड द नेम्स ऑफ दी सेंट्रल अथॉरिटी। बट नॉनदलेस सेंट्रल अथॉरिटी becomes much more important as the population starts growing। जैसे जैसे मेरी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ये रूरल और अर्बन एरिया के बीच में जो एक्सचेंज है वो बढ़ता जा रहा है, मेरे लिए एक रेगुलेटरी फिगर का होना या एक एडमिनिस्ट्रेटिव फिगर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। एंड देन वी फाइनली कम टू द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स अ सिविलाइजेशन। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है या आपके पास एक पर्टिकुलर आइटम है जो आप एक्सचेंज करना चाहते हो और आप बड़े वॉल्यूम में कर रहे हो, आपको इसका किसी न किसी तरह से एक रिकॉर्ड रखना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपके पास एक सेट नंबर ऑफ टूल्स हैं जिनको आप भेज रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए, तो आपके पास उसका कितना सामान मिलना चाहिए उसके एक्सचेंज में वो पता होना चाहिए। उसी तरह अगर आप अपना जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो नॉलेज है वो अगली जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहते हो, उसके लिए भी एक माध्यम की जरूरत है। सो वेयर आई एम गेटिंग ऑन विद ऑल ऑफ दिस इज द फैक्ट दैट we require some sort of a writing system or some sort of a script system जिसके थ्रू लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सके, शॉर्ट एक्सचेंजेस कर सके, एक दूसरे को बता सके कि क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज देयर स्क्रिप्ट। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो लिखावटें हैं जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है, वो इतनी ज्यादा रेपिटेटिव वे में हमको मिलती हैं, चाहे वो उनके सील्स में मिले या बड़े बड़े प्लैक्स के अंदर मिले, बैनर्स की तरह बड़े बड़े प्लैक्स के अंदर मिले या किसी नक्काशी के अंदर मिले, बट वी कीप फाइंडिंग दीज हड़प्पन स्क्रिप्ट्स जो मुझे यही दर्शा रही है कि इन स्क्रिप्ट्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज रहा होगा इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। एंड this basically tells you that this was a very very advanced civilization। agriculture surplus है, उस agriculture surplus का एक balance बना हुआ है जिससे एक रूरल एरिया एक अर्बन एरिया को सपोर्ट कर रहा है। इसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मुहैया करवा रही हैं, एंड ये सारा का सारा एक्सचेंज कंट्रोल किया जा रहा है एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा, और ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है विद अ राइटिंग और अ स्क्रिप्ट सिस्टम। And all of this is what makes a civilization. All of this is what gives Harappa its identity. And that is why knowing what a civilization is becomes so important. I hope this is clear to you that these are the 6 main things that give us the definition of a civilization. Because अगर मैं इनको भी इनके अलावा भी देखूं, कहीं कहीं आप देखोगे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे। Will that come as a precursor part of a civilization? क्या वो एक बहुत important part है civilization का? And the answer would be no, because हड़प्पन civilization मुझे इस तरह की कोई बड़ी buildings से नहीं मिलती हैं, but we find a proper set of constructions being used in the cities. Cities के अंदर, शहरों के अंदर एक proper construction मुझे मिल रहा है, चाहे वो एक drainage system का हो, roadways का हो, waterways का हो, ये सारी चीजें मिल रही हैं मुझे। जरूरी नहीं है बड़े बड़े monuments हो। उसी तरह there is the presence of military। बहुत लोगों ने कहा था कि मिलिट्री होना इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, बट हड़प्पा में मुझे कोई एविडेंस नहीं मिलता है मिलिट्री का। उसी तरह देयर आर अदर लाइक ऑक्सस बैक्टीरिया कल्चर जो है, वहां पे भी मुझे कोई अवशेष नहीं मिलते हैं मिलिट्री के, एंड येट दीज वर प्रॉपर कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस व्हिच वर एग्जिस्टिंग विदाउट अ मिलिट्री। सो अगेन military might not be an important aspect. So these 6 aspects that I gave you, ये जो 6 aspects मैंने आपको दिए हैं, these become the very significant and very much so the main factors that actually define what a civilization is. अब अगली वीडियो में when we talk about हड़प्पन civilization in detail, you'll see that ये जो हड़प्पा है ना, उसके बहुत सारे नाम दिए जाते हैं।
कभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कह देते हैं, कभी इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, कभी हड़प्पा कहते हैं, कभी सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं. So let's do a quick name check. Why did we ever call this the Indus civilization? हमने इसको पहली बार इंडस सिविलाइजेशन बोला क्यों था? बिकॉज जो हमको साइट्स मिले थे, मुझे वो इंडस रिवर के आसपास मिल रहे थे. हड़प्पा was my first site, मोहनजोदड़ो became my next site, and then other excavation that started happening there, मुझे वो इंडस रिवर के आसपास मिलने लगे. Why Indus Valley? Because again the sites were situated in the valley area, because ये लोग चाहते थे कि वो रिवर से जितना ज्यादा क्लोज रह सके वो रहे विदाउट द रिस्क ऑफ गेटिंग फ्लडेड. तो इसीलिए वो वैलीज में अपने घरों को, वैलीज में अपने सेटलमेंट्स को बनाते थे. सो दैट्स व्हाई द अदर नेम बिकम्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ उसके बाद आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज हड़प्पा वाज द वेरी फर्स्ट प्लेस डिस्कवर्ड. अब वहां पे वो जो हमने एक्सकवेशन करी थी, वहां पे कहीं पे भी हमको एक हड़प्पा का नेम प्लेट नहीं मिला था. हड़प्पा was name of the village जहां पे मुझे ये पहली बार ये माउंट्स मिलते हैं. So that is why it is also known as Harappan civilization. Then comes the idea of घाघर हाकरा कॉम्प्लेक्स या घाघर हाकरा सिविलाइजेशन. ये घाघर हाकरा जो रिवर्स हैं, ये अगेन आर रिवर्स अराउंड विच वी फाउंड द लेटर साइट्स. उसी तरह सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसको बहुत बार, because there was a mythical river which is now proven ये myth नहीं है. सरस्वती river is not a myth anymore. अगर आप सैटेलाइट इमेजिंग करेंगे इसकी एंड टोपोग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, आप पाएंगे कि there used to be a water basin which has been mentioned as Sindhu in many old texts, जहाँ पे सिंधु नाम का जिक्र किया जाता है, जहाँ पे उसी तरह सरस्वती का भी जिक्र किया जाता है. ऐसी बहुत सारी टेक्स्ट हैं. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द सरस्वती सिविलाइजेशन. नाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स आल्सो नोन एज द प्रोटो इंडियन सिविलाइजेशन. एंड द रीजन व्हाई आई सॉर्ट ऑफ सपोर्ट दिस इज बिकॉज देयर आर मोर देन 1100 हड़प्पन साइट्स, जिसमें से आज प्रेजेंट डे पे ओवर 600 आर प्रेजेंट इन इंडिया. सो अगेन, calling it a proto-Indian civilization is not really a bad classification, but obviously there are still a lot of sites which do not lie in India, and back then we did not have the concept of India, right? Yet, let me tell you this last interesting fact, which is that the Harappan civilization का जो मेरा extent है ना, वो करीबन 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का है, which is almost 1/3 से ज़्यादा of India, which tells you how big the Harappan civilization was. So, I hope you have understood what a civilization actually is. हम क्यों हड़प्पा सभ्यता को एक सभ्यता के नाम से जानते हैं. And these were the 6 reasons that we have already discussed. Now, in the next video is when things get even more interesting. अगली वीडियो में हम एक्चुअली बात करने वाले हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है, ये इतनी डेवलप्ड बनी कैसे. इसके अंदर इतने बढ़िया बढ़िया ब्रिक स्ट्रक्चर्स, बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम, ये बढ़िया सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड ऑल ऑफ दिस, ये आया कहां से था. ये लोअर टाउन अपर टाउन डिवीजन कहां से आया था. वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट. एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल, द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आंसर इन द कमिंग वीडियोस इज कि इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन जिसमें कोई भी खामियां नहीं थी, अचानक से कैसे डिक्लाइन करने लगती है. व्हाई डज इट डाई आउट कंप्लीटली. एंड दैट वुड बी इट. सो if you have any doubts regarding this video, make sure you tell me in the comments down below. If you're liking this video, press the like button. If you subscribe to it, it'll be even more amazing, because the idea is to give you history in a much more transparent way. जितना ज़्यादा transparent way में मैं आपको history दे सकता हूँ, जितना ज़्यादा analytical way में दे सकता हूँ, उसी तरह मैं आपको history देता रहूँगा. My name is Arnab Pati. You're watching Arnab Teaches, and I will see you in the next video.